तो भारतीय बाजारों के लिए जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, पल पल बदलती खबरें और पल पल बदलती खबरों के बीच में भारतीय बाजारों के जो इम्पैक्ट हैं वो भी बदल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आगे की स्थितियां कैसी रहेंगी? क्या अब हम वापस एक डीप कट मार्केट में देखेंगे, या ये मान के चले कि नहीं, इस गिरावट को बाजार डिस्काउंट करके चला है और यहां से वापस तेजी आएगी? इस तरह की अनसर्टेनिटी के बीच में एक थॉट लेना जरूरी है। थॉट इस तरह है, किस तरह से सर्टेन मार्केट रहेगी। जब सर्टेन थॉट की बात आती है तो हमारे साथ आज एक और जानकार मौजूद है, रोहित श्रीवास्तव सर मौजूद है, जो कि समय समय पर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और अपनी क्लियर व्यू देते रहते हैं कि मार्केट्स को लेकर अभी उनका व्यू क्या है, स्टांस क्या है। फाउंडर indiacharts.com के। तो रोहित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। रोहित सर, मेरी याददाश्त में तो मैंने कभी ऐसे दिन नहीं देखे थे इतनी लंबी उम्र में। आपने कभी ऐसे दिन देखे थे क्या बाजार में कि इस तरह की, मतलब सायरन सुनाई पड़ेंगे सिटीज में, आपकी कर्फ्यू जैसी स्टेट होगी? चलो अभी तक इतना पैनिक नहीं हुआ है, लेकिन बाजार भी अभी तक पैनिक नहीं हुआ है। तो क्या ये स्थितियां क्या हैं, कैसे आप डिकोड कर पा रहे हो सिचुएशन को? तो समय समय पे हम लोग यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पल्ला कितना भारी है ना। और बाजार ने भी इस चीज को कुछ हद तक समझ लिया है, क्योंकि आप देखेंगे जो असर है वो काफी कम है ओवरऑल। अगर मैं देखूं ऊपर से जो हमने करीब 24,600 पे हाई बनाया, वहां से करीब 24,000 से थोड़ा ही नीचे आया है। नॉट इवन अ 2% फॉल हाई से मैं बोलूंगा। तो इट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार को यही लग रहा है कि ये चीज़ नंबर वन रिजॉल्व होगी और हमारे फेवर में, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बन पाएगी। तो आई थिंक इट लुक्स लाइक मार्केट स्टेबलाइजिंग। कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट टर्म डेटा पॉइंट्स ओवरसोल्ड भी हो गए हैं 24,000 के आसपास। तो ऐसा ही लगेगा कि शायद यहाँ पे थोड़ा संभल सकता है, अनलेस सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो। और अभी तक शायद वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मार्केट्स हैव बीन वेरी स्टेबल, मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट ने इस चीज को अब्जॉर्ब कर लिया है। पिछले जब भी ऐसे इवेंट्स में ऑफ कोर्स इस एक्सटेंट में, जैसे आपने बोला साइरेंस या एयर फ्लाइट सम ऑफ द सिटी, इस तरह की चीजें तो शायद बहुत ही पहले 70s में ही देखी गई होंगी। उसके पहले, उसके बाद शायद फिर से हमने नहीं देखा है। इवन कारगिल जो है वो एक बॉर्डर डिस्प्यूट बन के रह गया। वी डिड नॉट सी सिटीज साउंडिंग आउट अलार्म्स। बट ये हमारे प्रिपेयर्डनेस को सामने बताता है कि हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं। हमने अपने आप को कर लिया इस सिचुएशन के लिए आगे कदम बढ़ाने के पहले। सो ऑल ऑफ दैट गोज पॉजिटिवली फॉर मार्केट्स। तो मार्केट इस तो चीज को देख रहा है, आई थिंक। एंड ये व्यू थोड़ा मार्केट के बाहर है। मुझे लगता है कि फॉर द सिचुएशन टू वर्सन, क्लोजेस्ट कंपैरिजन हम लोग करते हैं रशिया यूक्रेन का, कि जब तक बाहर से कोई आपको एडिशनल सपोर्ट नहीं देता है और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, ये बात यहाँ पे खत्म होनी चाहिए। और शायद इसीलिए बाजार भी इस चीज को सोच समझ के इस लेवल पे संभलता जा रहा है। हर दिन आप देखिए न्यूज फ्लो जितना भी आया, कहीं ना कहीं बाजार संभल जाता है, बहुत ज्यादा लुढ़कता नहीं है। सो इट्स सो फार शोइंग स्टेबिलिटी। इट इज शोइंग दैट वी आर कॉन्फिडेंट दैट थिंग्स विल वर्क आउट। तो रोहित सर, ये सिचुएशन खराब कहां तक हो सकती है? अगर मान लीजिए खराब होती है, कोई और एक्सटर्नल पार्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और स्केल और बढ़ जाता है, तो ये स्केल अप अगर होता है तो बाजार की स्थिति कहां तक खराब हो सकती है उस केस में? पहला या तो पार्ट। मैं दूसरा पार्ट, अगर मान या लीजिए सिचुएशन नहीं भी होती है, सब अच्छा होता है, भारतीय सेना संभाल लेती है, चीजें बढ़िया हो जाती हैं और यही खत्म हो जाती है, देन एंड देयर, तो बाजार कैसा रिएक्ट करेगा? या बिल्कुल सही सवाल हैं। और इनको मैं लेवल्स और एक्सटर्नल जो जो दूसरे चीजें जो प्रभावित कर रही हैं बाजार को, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो लेवल्स जो हैं, जो ये लेवल था 24,600 का, जहां पे बाजार अटका, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। क्योंकि पूरा जो फॉल हमने मार्केट का देखा 26,200 से लेके नीचे, जो ट्रम्प के टैरिफ्स जब लगे 21,700 के आसपास जो बाजार आ गया था, इस पूरे का 61% रिट्रेसमेंट मानते हैं। तो टेक्निकली चार्ट्स पे जब 61% रिट्रेसमेंट पे बाजार आता है, वो एक जगह होती है जहां पे हम लोग सवाल उठाते हैं कि
ये बाजार में और ये जो पूरा बाउंस आया, ये कहीं बेयर मार्केट रैली तो नहीं है, करेक्टिव रैली तो नहीं है, या फिर ये नए बुलिश फेज की शुरुआत तो नहीं है। ये लेवल हमने क्रॉस नहीं किया, और ये लेवल के बाद ऑफ कोर्स ये लेवल पे हम लोग रुके भी पहलगांव के इवेंट के बाद, तो कुछ हद तक शायद उसका असर रहा हो। बट ऐसा ही कुछ दूसरे बाजारों में भी हुआ है। तो सबसे पहले अगर अगर ये चीज लिमिटेड रह जाती है, कितना और डाउनसाइड हो सकता है, तो टिपिकली हम लोग देखेंगे कि एक तो 20 डे एवरेज है जिसपे आज कुछ कुछ रुका है, वो करीब 23,940 के आसपास है। उसके नीचे मल्टीपल रिट्रेसमेंट्स होते हैं। समझिए कि अगर ये जो एंगेजमेंट है हमारा पाकिस्तान के साथ, ये कई दिनों तक चलता है, तो इमिडिएटली बाजार ऊपर नहीं आएगा। अगर धीरे धीरे 50-100 पॉइंट 200 पॉइंट देता भी गया डेली, तो मेजर सपोर्ट जो है वो 22,800 तक आता है। तो ये 22,825 में तब समझूंगा जब अगर ये कंटिन्यू रहता है, एक दो दिन में संभल नहीं जाता है, और ये हर दिन हमारी गोलीबारी बारी चलती जाएगी, तो फिर 22,825 तक का डाउनसाइड समझूंगा। और और लास्ट अगर सवाल उठता है कि अगर ये चीज और भी बढ़ जाती है, एक्सटर्नल सपोर्ट जैसे आपने बोला, वो सिचुएशन आती है, तो फिर जो हमने अप्रैल का बॉटम बनाया है 21,740 का के आसपास, वो भी टूटने की संभावना बन जाएगी। तो ये तीन सिनेरियोज हैं। बट समझिए कि ये सब संभल गया। तो एक मेजर फैक्टर जो बाजार पहले भी देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, और ये यूएस मार्केट्स को लेके है, कि यूएस मार्केट्स में एक ओवरहैंग था कि उनका डेट सिनेरियो जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, और उनके बॉन्ड मार्केट में अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो उनके बाजार पे और दूसरे बाजारों पे भी असर आएगा। अब इन्होंने जब टैरिफ्स लगाए थे, तो उस टाइम पे डॉलर काफी घट गया था, और अभी भी घटा हुआ है। बट उसके साथ साथ बॉन्ड यील्ड्स भी घटे थे। बट पिछले कुछ दिनों में बॉन्ड यील्ड्स जो है वापस ऊपर की तरफ आ चुके हैं। तो बॉन्ड मार्केट पे जो उन्होंने असर शायद सोचा होगा, वो पूरी तरह प्ले आउट नहीं किया है। और एफओएमसी की जो मीटिंग हुई पिछले हफ्ते, इनफैक्ट इस हफ्ते, सॉरी, 2 दिन पहले, इसमें भी इन्होंने कोई नए मेजर्स बॉन्ड मार्केट के लिए नहीं अनाउंस किए। तो ये जो बॉन्ड मार्केट रिलेटेड रिस्क है, वो भी कहीं ना कहीं हटेगा नहीं। तो अगर हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट जो हैं इस विषय को लेके तकलीफ में आती हैं, तो वो भी हमें इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिवली। तो मैं लेवल के हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे, तो जब तक 24,600 के पार हम लोग नहीं चले जाते हैं, तब तक ये बोलना मुश्किल होगा कि बाजार जो है वो मुश्किल समय से बाहर निकल चुका है। कोई ना कोई कारण लेके नीचे की तरफ वापस आ सकता है। तो एक एक और बात, रोहित सर, मार्केट्स में टर्मोइल्स हैं, सिचुएशन खराब है, आप एक ऐसी इकोनॉमी हो जो ग्रो भी कर रहा है एक तरफ से, क्योंकि आप देखो दिन में हमारे यहाँ हर रोज एक ना एक टाई अप हो रहा है, चाहे एफटीए का एग्रीमेंट हो, चाहे स्टारलिंक का इंडिया में आना हो, चाहे कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जो दिन में आता है कॉर्पोरेट साइड पर, और शाम को आपको न्यूज फ्लो सुनाई पड़ता है कि गोलाबारी हो रही है। तो एक तरफ से आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप वॉर जैसी सिचुएशन में हो। तो एफआईज किस पार्ट को पढ़ने में लगा हुआ है, क्योंकि एफआईज लगातार फ्लो डाल रहा है। 11,000 करोड़ रुपए की बाइंग उन्होंने कल की है, 36,000 करोड़ की बाइंग अब तक 15-17 दिनों में कर चुके हैं वो। सो वो क्या रीड कर रहे हैं, वो दिन रीड कर रहे हैं और शाम रीड कर रहे हैं? या नहीं, एक तरह का हम लोग को खुशी होती है देख के कि उनका सपोर्ट है। मतलब वो भी यही मानते हैं कि ये चीज शायद बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं होगी, इसलिए। नहीं तो फिर इस तरह की न्यूज़ फ्लो पे काफी सेलिंग आ सकती थी, और कहीं ना कहीं वो भी संभल गया है। तो शायद अगर वो होता, तो बाजार इस लेवल पे भी नहीं रुकता। तो आई थिंक एवरीबडी इज होपफुल कि ये चीज संभल जाएगी, और बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं होगी। आई थिंक इसी होप के पीछे एफआईआई की सेलिंग हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो रोहित सर, अभी तक की सिचुएशन में इस पार्ट को अगर अलग कर दिया जाए, तो दूसरा पार्ट आता है कि सेक्टर स्पेसिफिक सिचुएशंस कैसी चल रही है। अर्निंग्स क्रूशियल है इसमें, बैंक्स के अर्निंग्स में प्राइवेट बैंक लीड कर गए, पीएसयू ठीक ठाक अर्निंग थे, आईटी वीक साइड पर रहा, फार्मा मिक्स बैग रहा, लार्ज कैप भी ठीक ठाक अर्निंग थे। सो अभी की सिचुएशन के हिसाब से आप किन सेक्टर्स के साथ जाना कंफर्टेबल मानते हो अपने आप को?
कहाँ पर, मैं 3 कैटेगरी रखता हूँ। एक जिसमें आप आउटराइटली कंफर्टेबल हो, दूसरा जिनमें थोड़ा फॉल मिले तो आप कंफर्टेबल होंगे, तीसरा जो टूटने के बाद भी आपको कंफर्ट नहीं दे रहा है। तो जो जो चीज अभी तक काम कर रही थी पिछले कुछ हफ्तों में, वो थे सेक्टर्स जिनमें वैल्यूएशंस काफी कम हो चुके हैं। तो ध्यान वहां पे ही रहेगा। ये ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग स्टॉक्स को इंक्लूड करता है। एनबीएफसीज थे इनमें, क्योंकि ये सब कंपनियों में हमने पिछले सालों में कुछ ग्रोथ देखी है। ऑल्दो इस क्वार्टर में इनके नंबर्स काफी अच्छे नहीं थे, बट पिछले 1-2 साल में नंबर्स अच्छे भी थे और भाव नहीं चल रहे थे, तो वैल्यूएशंस काफी कम हो गए थे। तो काफी पैसा इनमें गया है पिछले 2-3 महीनों में, म्यूचुअल फंड्स का जो नया पैसा आ रहा था। तो ये सबसे पहले सामने सेक्टर आता है जो फाइनेंशियल सेक्टर है, कि कहीं ना कहीं जब जब भी अगर इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, मार्केट इंप्रूव हो रहा है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा आएगा। तो सबसे फर्स्ट सेक्टर। सेकंड, जहाँ पे वैल्यूएशंस कम है, पीएसयू स्टॉक्स है, उनमें पिछले 6 महीने में हमने काफी करेक्शन देखा है। कुछ हद तक थोड़ा और हो भी सकता है नीचे में, क्योंकि अगर ये, जैसे कई मैंने रिस्क बताए, ये रिस्क सामने आते हैं, तो पीएसयू स्टॉक्स में एक और लेग नीचे का बन गया, तो भी उसमें वैल्यू तो अच्छी रहेगी। तो वैल्यू बेस्ड सेक्टर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ वहाँ पे ही सबसे ज्यादा बाइंग सबसे पहले आएगी, क्योंकि रिस्क जो है पूरा ओवर वैल्यूड सेक्टर्स का था पिछले साल, और ग्रोथ इज एन इशू। तो ओवर वैल्यूएशन जहां पे हुआ था, जहां पे ग्रोथ ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे। अब जब वो ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस घट रहे हैं, तो आप वैल्यू स्टॉक्स में ज्यादा निवेश करते हो, ताकि डाउनसाइड आपका प्रोटेक्टेड रहे। अ, अब इस तरह का सिनेरियो, जैसे आपने बताया कि जीडीपी ग्रोथ भी है और हम इतने सारे रिस्क को सामने फेस कर रहे हैं। अगर 2008 का क्राइसिस देखा जाए, तो उस साल में 2008 2009, जिसमें कि बाजार 60% तक गिर गया था, इंडियन जीडीपी ग्रोथ का नंबर तब भी 7.2% निकल के आया था 2009 में। तो असर किस चीज का हुआ? असर एक्चुअली एक्सटर्नल मार्केट्स का हुआ, एक्सटर्नल सिनेरियो का हुआ। तो जीडीपी ग्रोथ स्टैंड अलोन एक फैक्टर नहीं रह सकता है बाजारों को खींचने के लिए। अर्निंग्स ग्रोथ एक स्ट्रॉन्गर फैक्टर है, बट ओवरऑल जब हम लोग एक ग्लोबलाइज मार्केट है और हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट है, तो दूसरे बाजारों में क्या हो रहा है, उनके इन्वेस्टमेंट थीम्स पे क्या असर हो रहा है, वो चीज भी हमें इम्पैक्ट करती है। अब पिछले 2-3 सालों में ये भी हुआ है कि डोमेस्टिक फ्लोज इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हम लोग ये मानने लगे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसका असर हमारे ऊपर कम होना चाहिए। क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज कहीं ना कहीं सपोर्ट कर लेंगे। रिसेंट मार्केट में भी ये चीज देखी गई है, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने जो हमारा इंडेक्स फ्यूचर्स का मार्केट है, उसका जो डेली पोजीशनिंग आता है, उसमें ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लॉन्ग पोजीशन उन्होंने खरीद लिया था ये मार्च के महीने में, मार्च और अप्रैल के महीने में। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया था नीचे की लेवल्स पे, जब 21,700 तक गिरा था। और ऊपर भी, मतलब वो पूरे फेस में 22,000 के नीचे मुझे लग रहा है उन्होंने कंसिस्टेंटली अपना लॉन्ग पोजीशन मेंटेन किया, और इवेंचुअली मार्केट वहां से सुधर गया। तो डोमेस्टिक प्लेयर्स ने जो सपोर्ट दिखाया, उसका उससे हम लोग थोड़ा होप ले सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो डिस्काउंट होगा पॉजिटिवली। ओके। बट फिर भी एक्सटर्नल सिनेरियो को पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अगर बिगड़ जाता है तो इम्पैक्ट जरूर आता है। तो सर, किन सेक्टर्स को आप अभी भी डिस्कम्फर्ट लिस्ट में डाल के रखोगे कि इनमें मुझे जाना ही नहीं अभी भी? सी और सी, अगर मैं ऐसा ऐसा कुछ बोलूंगा तो इट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने बॉन्ड मार्केट की बात करी, और हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको घटना जरूरी है। अगर बॉन्ड मार्केट में कुछ ना कुछ तकलीफ आती है, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ हद तक हमारे बॉन्ड मार्केट पे भी आता है। और अगर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से फर्दर घट नहीं पाते हैं, तो हम लोग की सेक्टर्स, जो कि ऑटो सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जिन पे कि लोग ईएमआई के हिसाब से खरीदारी करते हैं, और अगर ईएमआई कम नहीं होते हैं, तो इनका जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं असर करता है। तो दीज सेक्टर्स वुड बी इम्पैक्टेड अगर बॉन्ड मार्केट सिनेरियो बहुत ज्यादा सुधर नहीं पाता है यहाँ से। तो और रोहित सर, ये आईटी को लेकर स्टांस क्या है? कि आईटी के केस में
आधे जानकार ये मान रहे हैं या ज्यादातर जानकार ये मान रहे हैं कि अगर यूएस की सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है तो रिसेशनरी प्रेशर रहेगा, वो आईटी स्पेंडिंग कट करेंगे और इंडियन मार्केट पे उसका मेजर इम्पैक्ट आएगा। सो ये स्टांस ही मेंटेन रखें, और ये कहां तक मेंटेन रखें कि क्या ऑलरेडी, क्योंकि आईटी 30% 40% डिस्काउंट हो चुका है ऊपर से। सो यहाँ पर या भी ये और यहाँ से 20-30% नीचे आया तब जाके डिस्काउंटिंग पूरी होगी। तो सी अगर ग्लोबल बाजार कुछ भी प्रॉब्लम में आते हैं तो आईटी सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता ही है। तो इस चीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि डाउनसाइड रिस्क है। बट एट द सेम टाइम आईटी सेक्टर को कुछ लोग एज अ डिफेंसिव सेक्टर भी देखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल आपको हर सिनेरियो में आता है। तो चाहे अच्छा समय हो बुरा समय हो, आईटी सेक्टर नो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिगड़ता नहीं है। बट इसमें चेंज क्या होता है कि वैल्यूएशंस जो आप उनको दे रहे हैं वो कम हो जाते हैं। ग्रोथ इन्होंने कहीं ना कहीं, जो बड़े बड़ी आईटी कंपनियां हैं उन्होंने 3%, 4%, 5% ग्रोथ भी देती है, तो बाजार उसको मान लेता है कि चलो अच्छा है। जबकि सिंगल डिजिट ग्रोथ कभी कभी हम लोग सोचेंगे यार ये क्या ग्रोथ है। बट फिर भी बाजार उसको मानता है, क्योंकि एज अ डिफेंसिव सेक्टर ये जो बड़ी कंपनियां हो गई हैं इनमें कहीं ना कहीं डिमांड आती है, क्योंकि पीपल एक्सपेक्ट कि डाउनसाइड रिस्क कम होगा, कि एटलीस्ट बुरे समय में ग्रोथ तो आ रहा है। तो आईटी है समवेयर, स्पेशली लार्ज कैप आईटी जो है वो हमारे एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर की तरह बिहेव करने लग गया है, जहाँ पे डिफेंसिव मनी जाता है। ग्रोथ इन आईटी मोस्टली हमने जो देखा है वो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में है। तो उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों तरफ काफी ज्यादा देखा जाता है। और अगर ग्लोबल मार्केट्स वीक रहते हैं तो उन पे भी प्रेशर जरूर बनेगा, क्योंकि फिर वो ग्रोथ ग्रोथ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो जाएगा। तो रोहित सर, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इस सिनेरियो में समझनी जरूरी है कि अगर आपको यहाँ कोई स्टॉक पिक करना हो तो आप वैल्यू के साथ जाएंगे या ग्रोथ के साथ जाएंगे, या तो ऐसे स्टॉक पे जाएंगे जो ग्रोथ एट डिस्काउंटेड प्राइस मिले। इट्स अ मिक्स ऑफ टू थिंग्स। वैल्यू जो है सबसे पहले हम लोग सोचते हैं, क्योंकि वैल्यू हमें डाउनसाइड से प्रोटेक्ट कर देता है। ग्रोथ में ये चीज है कि ग्रोथ एट सर्टेन प्राइस हमें अपसाइड तब देगा जब बाजार इटसेल्फ सुधर जाता है। जब बाजार अच्छा रहेगा दैट ग्रोथ एट अ प्राइस विल गिव यू हायर रिटर्न्स फॉर श्योर। बट बाजार में जब रिस्क रहता है तो ग्रोथ स्टॉक्स भी है वो सबसे ज्यादा पिटाई लेते हैं। तो बोथ साइड्स आर देयर। तो जब तक कुछ ना कुछ रिस्क हमें बाजार में दिख रहा है, प्रेफरेंस इज फॉर वैल्यू स्टॉक्स। और एक बार जब ये सिचुएशन थोड़ी संभल जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, हम लोग इतना बोल सकते हैं कि चलो इस लेवल के नीचे बाजार नहीं जाएगा, तो आप ग्रोथ स्टॉक्स एट अ सर्टेन प्राइस प्रेफर करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली वो आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो अभी के लिए जो पिछले साल के फेवरेट स्टॉक्स थे, जैसे डिफेंस और रेलवेज, जो ऑलरेडी सब्सटैंशियल फॉल दिखा चुके हैं, तो अभी सबको ऐसा लग रहा है कि अगर वॉर फ्रंट इंप्रूव होता है या वापस बढ़ता है, डिफेंस की डिमांड बढ़ेगी, पिकअप करेगा। सो हाउ कंफर्टेबल आर यू इन डिफेंस एंड रेलवेज और पावर पीएसयूज? पीएसयूज इन जनरल तो मैंने बोला वैल्यूएशन है, बट डिफेंस सेक्टर विद इन पीएसयूज क्या हो गया था कि ग्रोथ है बट वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गए थे। तो टू सम एक्सटेंट एक करेक्शन जरूर हुआ है वैल्यूएशंस में। एंड वैल्यूएशन करेक्शंस दो तरीके से हो सकता है, वन इज बाय प्राइस एंड वन इज बाय टाइम। तो मुझे लग रहा है टाइम वाइज और समय जरूरी है। अब शॉर्ट टर्म में जरूर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट है, इसमें डिफेंस स्टॉक्स की बाइंग वापस आ जाए और थोड़ा बहुत और ऊपर चले जाए। बट आई थिंक टाइम वाइज उनको फिर से करेक्शन आके कंसोलिडेट करना, जो ब्रॉड रेंज उन्होंने बनाया है हाई से लो, इस रेंज के अंदर शायद कुछ समय तक 6 महीने 1 साल कंसोलिडेट करके जब निकलेंगे तो जाके आपको उसमें पर्टिकुलर पॉजिटिव रिटर्न्स दिखेंगी। तो लॉन्गर टर्म अगर मैं 2 साल का व्यू लूं तो प्रोबेबली डिफेंस इज स्टिल अ गुड प्लेस टू बी इन। बट 1 साल 6 मंथ्स to 12 मंथ्स में अभी भी थोड़ा केयरफुल रहूंगा कि दे मे नॉट आउट परफॉर्म, बहुत ज्यादा घटेंगे भी नहीं, बट शायद बहुत ज्यादा बढ़े नहीं जब तक कि टाइम वाइज वैल्यूएशन करेक्शन आ जाए उनके अंदर। ओके सर, एक और चीज, मतलब ये पुराने हिस्टोरिकल आंकड़े बोलते हैं कि जिस जिस नेशन में वॉर कभी हुआ है उस नेशन के इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है, ऐसा एक पुराने आंकड़े बोलते हैं। सो क्या प्रोबेबिलिटी इसमें हम लेकर चलें, क्योंकि अभी जिस नेशन में अब हम खड़े हैं वहां पर वॉर जैसी सिचुएशन है। सो इज इट अ वॉर जैसी सिचुएशन या इसका सच में इम्पैक्ट आएगा इंडेक्स के ऊपर अदरवाइज?
तो ये थियोरी में कुछ सच है, क्योंकि इट कम्स अंडर व्हाट वी कॉल एज सोशियोनॉमिक्स। सोशियोनॉमिक्स में हम लोग जो वेव थियोरी है, जो मार्केट का एक प्रिडिक्टिव थियोरी है, इसको जब सोशल मूड के साथ मिलाया गया, तो हमने ये देखा कि जब मूड, जो बाजार मूड दिखाता है, वो जनरली ब्रॉड पब्लिक का दिखाता है। और जब बेयर मार्केट्स होते हैं, बेयर मार्केट्स के थर्ड वेव में कहीं ना कहीं वॉर, सिविल अनरेस्ट या अलग इन तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आते हैं। और ये जब प्रॉब्लम सामने आते हैं, दैट इज यूजुअली इन द लेट स्टेजेस ऑफ द बेयर मार्केट। तो आखिर में वो जाके वहां पे बेयर मार्केट खत्म हो जाता है, और फिर वो बाजार आउट परफॉर्म करता है। इसलिए जब वॉर के बाद का लोग कैलकुलेशन करते हैं कि जब एक बार वॉर हो गया और मार्केट में पैनिक रिएक्शन आ गया उस चीज का, तो वहां से 6 मंथ्स 12 मंथ्स आगे रिटर्न्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो थोड़ा सा उस बीच में पेशेंस चाहिए। अगर हम लोग सी फॉर एग्जांपल, हम वी कैन गो बैक टू द गल्फ वॉर। गल्फ वॉर एक पर्टिकुलर वॉर था, यूएस ने अटैक किया, हमारे भी बाजारों पे असर हुआ था। मैं बहुत पुरानी बात जरूर कर रहा हूँ, बट इट वाज एन एक्चुअल वॉर। तो हमारा भी मार्केट जो है सितंबर से लेके जनवरी के बीच में नीचे आ गया था उस बीच में। बट जनवरी तक उन्होंने अग्रीमेंट्स साइन कर लिए कि, और फिर वो यूएस की जो आर्मीज है वो वापस वहां से निकल पड़े, और वहां से फिर बाजार, अगर आप अगले 2 साल का रिटर्न देखेंगे, मल्टीप्लायर्स में थे 1990 से लेके 1992 में। सो ऐसा होता है, क्योंकि वर्स्ट जो है वो वॉर के अनाउंसमेंट के बाद डिस्काउंट हो जाता है। सेम चीज आप रशिया यूक्रेन में देख सकते हैं। रशियन जो स्टॉक मार्केट है वो भी वॉर वॉर के अनाउंसमेंट के फर्स्ट 2 मंथ्स में काफी गिरा। बट अगर 12 महीना उसके आगे आप देखोगे, तो पूरा मार्केट उनका रिकवर रिकवर कर गया और पॉजिटिव रिटर्न्स थे। तो सेम वे वी आर इन द आई ऑफ द क्राइसिस। और हमारे पे जो कम असर जो हमने देखा कि अब तक, तो इस असर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। और आउटराइट वॉर है नहीं है ये भी हम लोग सोच रहे, बट टू सम एक्सटेंट आई थिंक, अगर हमने एंट्री ले ली एक दूसरे के स्पेस में, तो टू सम एक्सटेंट इट इज अ वॉर। जहां पे भी ये स्टेबलाइज होता है, वहां से जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं वो काफी पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वर्स्ट जो जितनी नेगेटिविटी थी वो ऑलरेडी बाजारों में रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो रोहित सर, ये जो वर्स्ट की सिचुएशन थी, ये मिड कैप स्मॉल कैप में कहां पर डिस्काउंट होगी? कि इंडेक्स में तो समझ में आ गया कि नीचे अभी थोड़ा और डाउनसाइड को लेगा। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े ओवर हीटेड थे, अभी भी अंडर हीटेड तो नहीं है, लेकिन ओवर हीटेड भी नहीं है, तो अभी हम डोल्ट्रम में है वहां पर। तो वहां की सिचुएशन कब आप ईज ऑफ होते हुए देख रहे हो? तो मिड कैप में बात ऐसे है कि टिपिकली मिड कैप का साइकिल ना करीब 2-2.5 साल का चलता है। कोई भी पीरियड अगर देखेंगे, 2018 में भी जैसे मिड कैप का साइकिल पीक आउट हुआ था, तो 2020-21 तक, 20 तक एटलीस्ट, आई थिंक 19-20 में लग रहा था हो गया, फिर कोविड हो गया। बट 2 साल उसने वहां पे निकाल दिए करीब, जिसमें मिड कैप्स ने लार्ज कैप्स को अंडर परफॉर्म किया। ऐसा कुछ कई बार हो चुका है। 2012-13 में हुआ था, 2005 से लेके 2008-7 में ड्यूरिंग अ बुल मार्केट, जो लास्ट बुल मार्केट था उसमें भी 2005 to 2007 मिड कैप्स ने लार्ज कैप्स को अंडर परफॉर्म किया। तो ऐसे 2 साल के फेजेस आते हैं जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सितंबर 2024 से मिड कैप्स का अंडर परफॉर्मेंस देखना शुरू किया है। इट मे बी अ लिटिल अर्ली ये बोलने के लिए कि मिड कैप्स का अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो गया है। इसलिए कहीं ना कहीं फोकस जो है, आई थिंक लार्ज कैप्स पे, और जैसे आपने बोला कि ग्रोथ, जो जहाँ पे भी मार्केट स्टेबल होता है, लार्ज कैप्स, वैल्यू स्टॉक्स या फिर ग्रोथ एट अ प्राइस, वो ज्यादा ठीक करेंगे। बट सबके सब मिड कैप्स जो पहले चलने लग गए थे, वो सिनेरियो शायद बहुत ही जल्दी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ही मिड कैप स्पेस में बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक काम आपको करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा इमर्जिंग या बडिंग साइड जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये बडिंग साइड है, इमर्जिंग साइड है? अभी इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन यहाँ पर बेट करने में कोई खास रिस्क नहीं दिख रहा? टफ कॉल। नहीं, इस चीज पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं कर पाया हूँ। जो ब्रॉड थीम्स हम लोग ट्रैक करते हैं, या तो वैल्यू साइड पे, या फिर एक चीज है जो कमोडिटी साइकिल, क्योंकि मैं करेंसीज और बॉन्ड यील्ड्स ये सब की जो बातें करता हूँ, उससे हम लोग का ध्यान सीधा जाता है कमोडिटी साइकिल पे। कमोडिटी साइकिल का एक फेज हमने देखा था 2020 से लेके 2022 तक। उसके बाद इन्फ्लेशन आ गया, उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। तो कमोडिटी साइकिल का जो थर्ड वेव है वो कहीं ना कहीं आगे जाके बन सकता है। उसका सही टाइमिंग
हम लोग देख रहे हैं। और वो भी तब होगा जब जैसे यूएस का जो बॉन्ड क्राइसिस है वो जहाँ पे संभलेगा, आई थिंक द नेक्स्ट वेव ऑफ कमोडिटी साइकिल हम लोग को नजर आएगा। अब तक हम लोग को सिर्फ सोना में ही दिख रहा है कि सोने के भाव बढ़ रहे हैं, बट दूसरे जो कमोडिटीज हैं उनका जो साइकिल है वो अभी भी अटका हुआ है, वेदर इट्स कॉपर, एल्यूमिनियम, बेस मेटल्स जो पूरे हैं। और वो साइकिल जब पिकअप होता है, इट्स ऑल्सो गेट्स अकम्पनीड बाय एन इकोनॉमिक बूम एंड इमर्जिंग मार्केट्स बूम। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। उस चीज पे ध्यान रखेंगे। आई थिंक दैट इज द प्लेस आई विल बी वॉचिंग आउट फॉर कि नेक्स्ट वेव कमोडिटी साइकिल का पूरी तरह से सामने कब आएगा। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आपने गोल्ड की बात की है, तो गोल्ड की तेजी ऑलमोस्ट डन हो गई, पहली चीज। और दूसरा, क्या सिल्वर वुड बी नेक्स्ट गोल्ड? तो सिल्वर हैज साइकिल्स वेयर इट आउट परफॉर्म्स एंड अंडर परफॉर्म्स गोल्ड, बट चलता तो साथ में ही है। अब उस पे क्या है कि सिल्वर क्योंकि एक इंडस्ट्रियल मेटल है, मैंने जैसे आपको बताया कि एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल, ये सब जो दूसरे कमोडिटीज है वो चल नहीं रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल, सिल्वर का भाव जो है इस बार दबा रह गया है। और काफी काफी समय हो गया है कि सिल्वर ने गोल्ड के साथ कैचअप नहीं किया। बट गोल्ड इटसेल्फ के बारे में मैं अगर बोलूं तो गोल्ड का जो करंट रन है, जो पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जरूरत यहाँ है करीब आई थिंक 6 मंथ्स या 8 मंथ्स का कुछ कंसोलिडेशन हो। उसके पहले मुझे, एंड मैं डॉलर टर्म्स में बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी रुपी टर्म्स में थोड़ा वेरिएशन हो जाता है। अगर यूएसडी एनआर ज्यादा घट जाता है तो फिर, मतलब रुपया अगर ज्यादा घट जाता है तो फिर गोल्ड के भाव रुपी टर्म्स में बढ़ जाते हैं। बट डॉलर टर्म्स में मुझे लग रहा है कि पीक हो चुका है और शायद 6-8 महीने कंसोलिडेशन की जरूरत है। उसके बाद फिर उसमें एक नया वेव जरूर देखा जाएगा। तो इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म टॉप, बट आई थिंक 6-12 मंथ्स के लिए यू माइट गेट अ टॉप इन गोल्ड एंड इट मे कंसोलिडेट। तो सर, जो नियर टर्म क्राइसिस है, ये गोल्ड को स्पार्क नहीं देने वाला है, बिकॉज इतनी बड़ी, शायद ग्लोबल फ्रंट पे मार्केट रीड भी नहीं कर रहा है इस तरह की क्राइसिस को। तो शायद इसलिए मान के चले कि गोल्ड में और स्पार्क इसकी वजह से नहीं आएगा। नहीं, सो इट इज यूजुअली रिलेटेड टू करेंसी। करेंसीज में जब भी क्राइसिस होती है, चाहे वो डोमेस्टिक करेंसी हो या फिर डॉलर इटसेल्फ, तो डॉलर जब घटता है या बॉन्ड यील्ड्स घटती हैं, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको गोल्ड पे दिखता है। ऑलरेडी डॉलर घट चुका है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जनवरी से लेके अभी तक डॉलर में बहुत ही शार्प फॉल आया है और बहुत तेजी से आया है। तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ओवरसोल्ड हो गया है, और गोल्ड में भी जो बाइंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गई है। उसके अगर हम लोग पोजीशंस देखें, सीएफटीसी में डेटा आता है, जो नेट लॉन्ग पोजीशंस है वो काफी हाई हैं। तो जब तक वो चीज अनवाइंड नहीं होती है, फिर से एक नया फेज बनना मुश्किल होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड बाइंग जो जैसे सेंट्रल बैंक्स ने करना शुरू किया वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिमांड इज देयर, इट्स नॉट दैट डिमांड इज नॉट देयर, बट एक्सेसेस भी आ जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडिंग, पोजिशनल फ्यूचर्स में पोजिशन बन जाते हैं, तो वो चीज उस बाजार को आगे जाने से रोकती है। तो बट मुझे प्राइमरी लग रहा है कि डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में घट गया है, और शायद थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आने आना शुरू करे। और सिमिलरली बॉन्ड मार्केट क्राइसिस, जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी ऊपर आ सकते हैं यूएस के। तो ये दोनों चीज जो है वो गोल्ड के लिए जनरली नेगेटिव रहती हैं। और फिर से जब तक वो ट्रेंड्स वापस नहीं आते हैं तब तक गोल्ड का भाव है वो थोड़ा बहुत दबा रहेगा। लास्टली रोहित सर, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो इस समय उठ सकता है वो है कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी, जिसमें आपके हर तरह के आते हैं, चाहे डोमेस्टिक सीमेंट हो, डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स हो, इंश्योरेंस हो। सो ये तरह की जो कंपनियां हैं जो कंजम्पशन पे पूरी तरह बेस्ड है, इस पे अभी आप क्या स्टांस लेके चल रहे हो? इसो फार्मा, हॉस्पिटल्स, ये अच्छे डिफेंसिव सेक्टर्स हैं। एफएमसीजी में प्रॉब्लम ये है कि सी टेक्निकली तो हम लोग बोल सकते हैं कि चलो चार्ट पे कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड हो गया, बाउंस हो जाएगा। बट फंडामेंटल प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वैल्यूएशंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो दे आर इन दैट कैंप ऑफ ओवर वैल्यूएशन। और वो ओवर वैल्यूएशन जो उनका हुआ था वो पूरी तरह से घट के नीचे आया नहीं है। तो इसलिए एफएमसीजी स्पेस को हम लोग बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करते हैं। बट फार्मा इज एन इंटरेस्टिंग स्पेस क्योंकि इट्स समथिंग दैट यू ऑलवेज नीड, मेडिसिन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड एंड देयरफॉर हॉस्पिटल्स। तो ये दोनों अच्छे डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, जहाँ पे अगर किसी को बिल्कुल ही निवेश करना है और डिफेंसिव रहना है तो दे कैन बी कंसिडर्ड। हम्म।
चलिए रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि जो सिचुएशंस हैं बाजार की अभी, उसमें क्लैरिटी आए, थोड़ी और बेहतर आए और संभले चीजें दोनों ही तरफ से और स्टेबल होती हुई दिखाई पड़े और बाजार भी उसको चेरिश करे। लेकिन जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से ही अब तो स्टांस बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो शुक्रिया सर। मार्केट्स में थोड़ी अनसर्टेनिटी और उस अनसर्टेनिटी के माहौल में सर्टेन थॉट्स आप सुन रहे थे रोहित सर, किस तरह की सिचुएशन रहेगी वर्स्ट केस में भी और अगर चीजें बेटर होती हैं तो भी। तो इन सभी आंकड़ों के बीच में हमारी इस खास पेशकश को ही समेटेंगे।